चलिए, सो एक्चुअली मल्टीन्यूक्लियोटाइड कंडीशन, तो इसमें आपका कंट्रोवर्सी रहता है, बिकॉज बायोलॉजी विल ऑलवेज फाइंड कंट्रोवर्सी. So that's why I wanted to show you a screen. Excuse me, sir. No. Sir. चलिए, so आप यहाँ देखिए. So in this case, आप क्या देख रहे हो? Actually, please, this is your Wikipedia, your favorite dictionary. I'm showing you. Okay. यहाँ देखिए, multinucleated cells, depending on mechanism by which they are formed, can be divided into syncytia, formed by cell fusion, or sinusoids, formed by nuclear division, not followed by cytokinesis. समझ रहे हो? तो इसलिए सिनोसाइट में क्या होगा? न्यूक्लियर डिवीजन होगा, बट सेल डिवीजन नहीं होगा. बट इसमें क्या हो रहा है? आपका फ्यूजन ऑफ सेल्स हो जाएगा. आइदर दो सेल्स फ्यूज कर गए या उनका बीच का सेप्टम टूट गया. ओके, सो दिस इज द बेसिक टर्म. इसमें कंट्रोवर्सी बहुत है, तो इसीलिए स्पेशली लिखा जाता है इन केस ऑफ योर प्लांट्स. तो दे ऑलवेज हैव ए टेंडेंसी टू कॉल, एक्चुअली अगर प्लांट टैक्सोनॉमी देखोगे उसमें लिखा होगा दैट जो प्लांट जो फंजाई है वो सिनोसाइटिक है, बट एक्चुअली फंजाई एक सिंसिशियम है. उनका जो सेप्टा टूट जाता है, इसीलिए वो सिंगल सेल हो जाते हैं. समझ रहे हो? तो दे लूज देयर सेप्टा. ठीक है, चलिए. सो वही चीज हम लोग लिखेंगे इधर बेसिकली. हाँ देवी प्रसाद, क्या बोल रहे हो आप? जल्दी बताओ. सर वो जो सेप्टा आपने बोला था ना, वो समझ में नहीं आया. सेप्टा समझ में नहीं आया, इसका कोई पार्टी गारंटी नहीं लेता है कि आपको हर चीज समझ में आए. समझ में आने के लिए खुद से भी पढ़ के आना होता है. अब तुम खाली आ जाओगे तो कैसे समझ में आएगा? अब तुमको यार तेलुगु भाषा लगेगा कि नहीं? क्या सर आजकल तेलुगु में पढ़ा रहे हैं? तो इसलिए एक बार पढ़ के आना पड़ेगा. हर किसी के स्कूल में सेल खत्म हो चुका है. उसके बाद अगर आपको मल्टीन्यूक्लियोटाइड समझ में नहीं आ रहा है तो अल्लाह ही आपका मालिक. समझ में आया? चलिए. सो दिस कंडीशन में अराइज ड्यू टू, इसीलिए जब आप घर में जाओ, जब जब मैं आया नहीं हूं, तो आप एसएमएस का खेलते हो. आप बुक खेलो, पढ़ो कि सर को थोड़ा पूछेंगे, ये सारा एमसीक्यूज करो, डाउट पूछेंगे, तो वो नहीं करते हो. पढ़ के आई एम रेडी सर, तो मैं क्या करूं? तुम रेडी हो तो समझे? तो व्हाई आर यू रेडी? मुझे तो समझ में नहीं आता है. तो इसीलिए जब आप एक्चुअली रेडी हो गए तब बोलना. तो तुम तो कभी भी क्लास के लिए रेडी नहीं होते हो. चलिए, सो इसलिए पढ़ के आइए. अभी तो कुछ भी नहीं है. आप धीरे धीरे जब हम लोग फिजियोलॉजी जाएंगे तो और भी चीज समझ में नहीं आएगा अगर आप पढ़ के नहीं आओगे तो. चलिए, सो दिस कंडीशंस में अराइज ड्यू टू, तो नंबर ए, दैट इज कॉल्ड सिनोसाइटिक. तो ओके, मे बी अराइज ड्यू टू डैश मार देते हैं हम लोग, ड्यू टू डैश एंड आर हेंस referred to as dash. ठीक है, तो इसलिए हम सिनोसाइटिक कब कहेंगे? सो इन दिस केस द मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन arose, okay, arose
ड्यू टू व्हाट? द मल्टीन्यूक्लियोटाइड कंडीशन अरोज ड्यू टू लॉस, sorry, due to nuclear division not followed by cytokinesis. Okay, not followed by cytokinesis. ठीक है, इसीलिए in this case multinucleated condition arose due to nuclear division not followed by cytokinesis. ठीक है, तो आपका इसमें क्या होगा? न्यूक्लियस डिवाइड करता रहेगा बट सेल डिवीजन नहीं होगा। सो ये आपका जो है कंडीशन, ये जनरली एनिमल कंडीशन है एंड ये जनरली देखा जाता है इन एनिमल्स। ठीक है, चलिए, बट जो अदर्स में जिसमें सेल फ्यूज हो जाता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज कॉल्ड योर सिंथेसिस। फाइन, तो इसीलिए उसमें एग्जांपल्स में भी काफी फर्क है। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं, वी कैन ड्रॉ ए ड्राइंग। सपोज इसमें हम लोग एक ड्राइंग बना सकते हैं। तो सपोज ये एक सेल है, तो ये एक सेल था, ठीक है, फिर वो बड़ा हुआ, फिर वो डिवाइड किया, न्यूक्लियर डिवीजन, फिर वो न्यूक्लियर डिवीजन कौन आला, फिर वो न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, फिर इस तरह से होता रहेगा। तो सपोज इसमें एक न्यूक्लियस था, अब आपका न्यूक्लियस डिवाइड करना शुरू किया एंड आपका 2 न्यूक्लियस बना बट सेल डिवीजन नहीं बना। फिर ये 2 न्यूक्लियस 4 न्यूक्लियस बना बट साइटोप्लाज्मिक डिवीजन नहीं हुआ एंड सो ऑन। So this may continue. So this is called your what? This is called sinusitic condition. Fine. So this is called sinusitic condition. But उसमें हम एक और केस लेंगे। Fine. तो उसमें we'll take another case that is called syncytium. Okay. This is called syncytium. So in this case, the multinucleated condition may arise due to one fusion of 2 cells. Okay. Number 2, loss of septa या partition, okay, between 2 or many cells. ठीक है, तो ये सब हम लोग सिंसिशियम कहेंगे। तो सपोज इसमें हम लोग एक केस बोलेंगे, क्या हुआ? तो अब सपोज ये एक सेल है आपका एंड इसके साथ, फाइन, ये सेल है, ओके, ये एक और सेल है। तो 2 सेल्स आपस में जुड़ते हैं। सपोज ये उसका न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है, and now suppose it forms a bigger cell. So it forms a cell now with both the nucleus. तो वो सेल में 2 न्यूक्लियस हो। तो इसमें क्या हुआ? सेल ए और सेल बी फ्यूज कर गए। फाइन, there are now 2 cells. ओके, इसका आप सिंपली एक एग्जांपल लिख सकते हो, जाइगोट। जाइगोट आप देखे हो कि नहीं? स्पर्म एंड एग के मिलन से
आपका जाइगोट बनता है। फाइन, तो ये एक कंसेप्ट हो सकता है। इस तरह से और भी सेल फ्यूज हो सकते हैं। तो ये आपका सिंसिशियम है। एक और केस में क्या होगा, पहले सपोज ये एक सेल है, सपोज ये एक सेल है आपका, जो फंगस में जनरली होता है। सपोज जब फंगस के सेल होते हैं पहले, तो उसमें पार्टीशंस होते हैं। ओके, फंगस सेल हुआ, मसल सेल हुआ। तो मसल सेल इज आल्सो नॉट सिनोसाइटिक, बट बहुत बुक्स में सिनोसाइटिक लिखा होता है। तो ये आपका एक सेल है। एंड अब क्या हुआ, ये कुछ इस तरह से हो गया। फाइन, नाउ जो बाकी सामान था वो एज इट इज है। सपोज इसमें न्यूक्लियस था, इसमें न्यूक्लियस था, इसमें न्यूक्लियस था, इसमें न्यूक्लियस था। तो यहाँ न्यूक्लियस है, यहाँ न्यूक्लियस है, यहाँ न्यूक्लियस है, यहाँ न्यूक्लियस है। बट क्या चला गया, द पार्टीशंस। सो द पार्टीशंस इज लॉस्ट। सो दैट इज वाई इस तरह से भी अगर आपका मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंसेशन। सो दिस इज मोर कॉमन इन फंजाई एक्चुअली। ओके, तो ये फंजाई में ज्यादा कॉमन है। बट आप लोग को जैसा जो टीचर पढ़ाए उसको आप याद रखेंगे, आप क्या करेंगे। चलिए, सो ये सर इसके आपका, होने का कोई रीजन है? लाइक सेप्टा लॉस क्यों हो जाता है? वो उसका ग्रोथ के लिए, उसके स्ट्रेंथ के लिए। जैसे मसल सेल्स में क्या होता है, जैसे आप बड़े होते जाते हैं, जैसे हम लोग बड़ा होते जाते हैं, छोटा छोटा सेल उतना बड़ा लोड लेगा नहीं। सो इसलिए हम सारा का सारा एक यूनाइटेड वी स्टे, डिवाइडेड वी फॉल, है कि नहीं। सो व्हेन स्मॉल कंट्रीज, अभी भी तो वी हैव स्टेट पॉलिटिक्स ना। अभी भी महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर बोलता है महाराष्ट्र माराठा मानुष का है। ओडिया लोग बोलते हैं उड़ीसा बंगालियों का है। बंगाल बोलता है बंगाल बंगालियों का है। तो उस तरह से, इसीलिए तो मेन चीज क्या है, ये तो अभी भी है। तो फिर हम इंडिया होके फायदा क्या हुआ। तो जस्ट लाइक दैट। ओके, तो इसीलिए तो यूनाइटेड वी स्टे, डिवाइडेड वी फॉल। अभी तो जितना स्टेट पॉलिटिक्स करते हो। सपोज चाइना अटैक कर देगा तो अरुणाचल प्रदेश क्या उखाड़ लेगा, समझे, या उत्तर प्रदेश अकेला क्या उखाड़ लेगा। तो इसीलिए अब हमें पूरा इंडिया चाहिए, ऑल ऑफ अस आर रिक्वायर्ड। तो जस्ट लाइक दैट। तो इसलिए जहां जैसे स्पेशली मसल सेल्स है, तो मसल सेल्स में क्या होता है, जितना आपका स्ट्रेंथ ज्यादा चाहिए उतना हम सेप्टा लॉस करते हैं। ओके, सो उसमें ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स फास्टर होता है। द होल यूनिट इज ए सिंगल सेल। बट अगर इंडिविजुअल सेल्स होता है तो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर में भी टाइम लगेगा, एंड ऑटोमेटिकली द फिजियोलॉजी विल बी अफेक्टेड। चलिए, तो ये उसका बेसिक लॉजिक है। तो ये हमारा मल्टीन्यूक्लियर कंडीशन है, एंड देयर इज वेरिएशन। तो इसलिए आई कैन नॉट हेल्प इट, बिकॉज इवन गुड बुक्स, ऐसा नहीं कि छोटे मोटे बुक्स, इवन बड़े बड़े बुक्स में भी इधर उधर कर देता है, क्योंकि एक हैबिट है उन लोगों का। प्लांट वाले जनरली सिनोसाइटिक बोल देते हैं, बट एक्चुअली अगर देखोगे तो सिनोसाइटिक टर्म एनिमल्स में यूज होता है। ओके, तो इस तरह से। तो लोअर एनिमल जैसे प्रोटोजोआ में होता है। तो प्रोटोजोआ में जैसे आपका ये जो एंटामीबा हिस्टोलिटिका में 4 न्यूक्लियस होता है, टेट्रान्यूक्लिएट कंडीशन। आपका जो पैरामीशियम में बाइन्यूक्लिएट कंडीशन होता है, उस तरह से। तो वी कैन राइट लाइक दैट, उधर ही लिख लेते हैं। चलो, तो ऐसे एग्जाम्पल, मैं उसमें नहीं घुस रहा हूं। एग्जाम्पल ऑफ मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन, तो उसमें हम लोग अलग अलग चीज लिख सकते हैं। जैसे पैरामीशियम, ये बाई न्यूक्लिएट है, उसमें 2 न्यूक्लियस होता है। उसी तरह से आपका जो एंटामोइबा, ये 4 न्यूक्लियस होता है, या 4 to 8 न्यूक्लियस भी हो सकता है। 4 न्यूक्लियस और मोर। उसका जो सिस्ट होता है
उसमें 4 न्यूक्लियस होता है। इसी को कहते हैं टेट्रा न्यूक्लियट सिस्ट, जो कि डेंजरस होता है। ओके, सो आपका टेट्रा न्यूक्लियट सिस्ट। चलिए मल्टी न्यूक्लियोटाइड में ये सिनोसाइटिक कंडीशन में आएंगे। क्या पैरामोइशियम और एंटामोइबा ये मैं ये उसमें नहीं सिनोसाइटिक यूज, कंडीशन में आएंगे ना। I am not putting that there because I don't want you to be confused. Okay, तो एनिमल्स हम लोग हर समय सिनोसाइटिक मेंटेन करते हैं except skeletal muscle cells, but you will follow what your NCERT says, that I don't have any issue. चलिए, तो ये आपका 2 न्यूक्लियस 4 न्यूक्लियस हो गया। उसी तरह से जो स्केलेटल मसल सेल्स है, स्केलेटल मसल सेल्स, तो ये भी सिंसिशियल है। एक्चुअली ये सिंसिशियल है, तो बहुत ज्यादा न्यूक्लियस होता है। ओके, उस तरह से फंजाई आप लिख सकते हो, पर मैं आपको उस कंट्रोवर्सी में नहीं डालूंगा, मैं सिर्फ नाम लिख दे रहा हूँ, बाकी आप उसको ढूंढते फिरो, क्योंकि इसमें कंट्रोवर्सी है, तो व्हाई टू अननेसेसरी क्रिएट कंट्रोवर्सी। चलिए, तो ये हमारा बेसिकली नंबर ऑफ न्यूक्लियस हमने डिस्कस कर दिया। तो आफ्टर डिस्कसिंग द नंबर ऑफ न्यूक्लियस, अब हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली उसमें क्या क्या है। तो व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस या जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स दैट वी विल फाइंड इन द न्यूक्लियस। तो इसलिए उससे पहले थोड़ा सा हम लोग क्या हिस्ट्री डिस्कस कर लेते हैं। तो हम लोग इतना ही ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, इतना ही डिस्कस कर लेते हैं हिस्ट्री। सो हिस्टोरी, तो हिस्ट्री में तो न्यूक्लियस वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय ल्यूवेनहुक इन RBCs of salmon fish. So it was described, okay, it was described and named, okay, it was described and named as nucleus by Robert Brown. तो ये तो आप बहुत काफी पहले से जानते हैं। तो रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, so they are very famous from day one. तो रॉबर्ट ब्राउन जो है, उन्होंने ये टर्म क्या दिया, न्यूक्लियस, एंड उन्होंने देखा कहाँ से, ऑर्किड रूट सेल्स। ठीक है, सो इसीलिए इन 1831 इन ऑर्किड रूट सेल्स। ठीक है, उसके बाद स्ट्रासबर्गर proved that nucleus, okay, nucleus arises from क्या, pre-existing nucleus, existing nucleus, okay, मतलब उसका डिनोवो ऑरिजिन नहीं होता है, बाय डिवीजन। तो आपका अगर पुराना न्यूक्लियस है तो वो डिवाइड करता है, एंड डिवाइड करके आपका नया न्यूक्लियस बनता है। ओके, नाउ उसके बाद हर्टविग एंड वान बेंडेन, ओके, हर्टविग एंड वान बेंडेन showed the role of nucleus in, okay, showed the role of nucleus in fertilization. तो ये थोड़ा सा छोटा सा हिस्ट्री है अबाउट द न्यूक्लियस, क्योंकि इसमें काफी सारे चीजें हैं अगर लिखने बैठोगे तो। सो लाइक दैट। नाउ अब उसमें होता क्या क्या है, सो दैट इज अगेन अ बिग कंसेप्ट। तो इसलिए उसमें कंपोजिशन जो है तो वो पहले देख लेते हैं। तो एक्चुअली आप न्यूक्लियस में क्या क्या पाएंगे। Okay, so what are the different things you will get in nucleus? The structure of the nucleus can easily be distinguished in the following 4 parts: nuclear membrane, okay, nucleolus, nucleoplasm,
एंड क्रोमाटिन। इसमें एक और पॉइंट आज के डेट पे ऐड हो जाएगा, दैट इज न्यूक्लियर पोर। ओके, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, ये एक स्पेशल कंसेप्ट है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर पोर कंसेप्ट। तो अभी वो सिंपली न्यूक्लियर पोर नहीं है, वो एक पूरा कॉम्प्लेक्स है। इट इज अ यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑफ प्रोटीन्स। So this is what we have to study in the longer run. Now, अब उसका जो पहला जो concept है, so that is called the nuclear membrane. Okay, so अभी हम लोग शुरू करेंगे with nuclear membrane. So point number A, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलेमा या कैरियोथिका। कैरियन मतलब न्यूक्लियस। ओके, इधर आप लिख सकते हो कैरियन मतलब न्यूक्लियस। कैरियन मतलब न्यूक्लियस। इट फॉर्म्स द एनवेलप ऑफ द न्यूक्लियस प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक न्यूक्लियाई एक्सेप्ट ड्यूरिंग लेट प्रोफेज ऑफ सेल डिवीजन। तो वो क्या होता है, उस समय न्यूक्लियर लॉस होता है मेम्ब्रेन। ओके, सो एक्सेप्ट ड्यूरिंग लेट प्रोफेज ऑफ द सेल डिवीजन। ओके, नाउ इन प्रोकैरियोटिक सेल्स द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज ऑलवेज एब्सेंट। सो द न्यूक्लियस इज रेफर्ड टू एज क्या, प्रिमिटिव। ओके, उसको प्रिमिटिव या इंसिपिएंट एंड ऐसे बहुत सारे नाम। चलिए, तो इसलिए आप उसको अनेक नाम से बुला सकते हैं। नाउ अब ये जो मेम्ब्रेन है ये एक्चुअली क्या है, ये डबल मेम्ब्रेन है। ओके, इट इज नॉट ए सिंगल मेम्ब्रेन। So it consists of 2 unit membranes, मतलब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 2 LBLs। ओके, तो यूनिट मेम्ब्रेन को हम लोग लिपिड बाइलेयर बोलते हैं। ओके, नाउ द स्पेस बिटवीन द टू इज कॉल्ड पेरीन्यूक्लियर स्पेस, जैसे आपका माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में होता है। द आउटर यूनिट मेम्ब्रेन इज कंटिन्यूअस विद ER। कौन सा ER? is basically RER. Okay, sometimes having attached cytoplasmic ribosomes. Okay, now the inner membrane is smooth at both surfaces, that is both surfaces. Okay, मतलब क्या है, उसमें कोई ER-VR नहीं होता है। both surfaces का मतलब क्या समझ रहे हो? What do you understand by both surfaces? Only Inner and outer. तो आउटर साइड इनर साइड, माने किसका आउटर साइड इनर साइड? इनर मेम्ब्रेन। तो उसके आउटर में क्या होगा? What will be outer to it? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन। और बोलो, सोचो सोचो, आंसर आपके स्क्रीन में ही रखा है। फिर आप इनर के आउटर पार्ट का पूछ रहे हैं ना? हाँ, सर पेरीन्यूक्लियर न्यूक्लियोप्लाज्म होगा। चलिए, सो दैट इज एक्चुअली कॉल्ड पेरीन्यूक्लियर स्पेस। समझ रहे हो? Now, okay, the nuclear membrane is interrupted by pores. Okay, these are called nuclear openings or nuclear pores. Now they maintain continuity between nuclear cytoplasm. They are plugged by a cylinder of protein material called annulus. Both collectively form pore complex. तो ये हम बाद में पढ़ेंगे जब समझ में आएगा। So the passage of ions and small molecules
through the pore is regulated by annulus. भाई ये काफी बड़ा पोर है, माने इसमें से बहुत चीज आ सकता है, फिर आता क्यों नहीं है? बिकॉज ऑफ द पोर ऑफ एन्यूलस. तो एन्यूलस क्या है? ये भले ही साइज बड़ा है, बट जैसे गेट खुला है तो क्या जाओगे, वहां कुत्ता क्यों बैठा है कि नहीं? तो लाइक दैट, सपोज आप एक बड़ा सा गेट में एक बड़ा सा कुत्ता भी बैठा है, तो गेट खुला है बट कोई आता जाता नहीं है, क्यों? बिकॉज वो कुत्ता क्यों बैठा है? वो अलाउ करेगा तो आ सकते हो, नहीं तो वो नहीं आ सकते. वेरी सिंपल. तो ये आपका न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स का कंसेप्ट है. नाउ अब इसमें आपका एक्सचेंज फ्री है, मतलब यहाँ आपको इतना टेंशन कुछ नहीं है, कोई एनर्जी खर्चे का कोई ज्यादा इश्यूज नहीं है, बिकॉज पोर बड़ा है बट थोड़ा सा एन्यूलस का फिकर है. So nuclear membrane allows free exchange of ions. Nuclear pores permit mRNA to move out of the nucleus into the cytoplasm. तो आप तो जानते हो mRNA बनेगा कहाँ? न्यूक्लियस में. ओके, ये फॉर ट्रांसलेशन प्रोसेस. तो ट्रांसलेशन का मतलब क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस. तो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए mRNA नीचे जाता है साइटोप्लाज्म में. क्यों? वो राइबोसोम के पास जाएगा. सो लाइक दैट. ओके, सो न्यूक्लियर पोर्स परमिट mRNA टू मूव आउट इनटू द साइटोप्लाज्म. ये हमारा विथ रेस्पेक्ट टू हुआ अबाउट द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ये और भी डिटेल है, स्पेशली पोर कॉम्प्लेक्स, वो आपका नेचर के ऊपर डिसाइड करेगा कि हम वो पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे. चलिए, सो उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है न्यूक्लियर मैट्रिक्स, मतलब जो न्यूक्लियर प्लाज्म है उधर किस तरह का आलम है. तो कौन कुछ? हाँ, सो न्यूक्लियर मैट्रिक्स इज ए नेटवर्क ऑफ एसिडिक प्रोटीन्स. ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है क्योंकि इसको हम लोग स्कैफोल्ड बोलते हैं. एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स प्रेजेंट जस्ट इनसाइड द इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ओके, इट इज कॉल्ड फाइब्रस लैमिना. क्यों? क्योंकि उसमें फाइबर्स होता है. फाइब्रस लैमिना और न्यूक्लियर लैमिना. नाउ दिस forms attachment sites for telomeres during leptotin stage of meiotic prophase 1. ठीक है. सो ये उसका फंक्शन है एक्चुअली न्यूक्लियर लैमिना का, तो उसके साथ आके चिपकेगा ना. टेलोमियर्स क्या है? अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो और भी अच्छी बात. ठीक है, चलो. सो ये आपका अटैचमेंट साइट होता है. तो टेलोमियर क्या होता है? दे आर कॉल्ड द कैप्स ऑफ द क्रोमोसोम. तो अगर टेलोमियर अटैच्ड है तो आपका क्या होगा? आपका जो डुप्लीकेशन नहीं होगा. इफ टेलोमियर इज अटैच्ड तो देयर विल बी जो क्रोमोसोम है इट विल बी अटैच्ड टू द मेम्ब्रेन, है. तो ये उसको बांध के रखता है. चलिए, तो ये आपका हो गया विथ रिस्पेक्ट टू द आउटर लेयर दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. उसके बाद एक स्ट्रक्चर होता है हमारा, उसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोलस. तो जो सेकंड ऑर्गेनेल है उसको, दैट इज यू कैन आल्सो कॉल इट ए न्यूक्लियोलर ऑर्गेनेल. तो इसको हम कहेंगे न्यूक्लियोलस. ठीक है, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस. तो ये जो न्यूक्लियोलस है इसको हम लोग न्यूक्लियोलर ऑर्गेनेल बोलते हैं. चलिए, सो एक्चुअली दिस वाज डिस्कवर्ड बाय फोंटाना. आई थिंक इन द एकदम फर्स्ट लेक्चर आई हैव गिवन यू ऑल द डिस्कवरर्स नेम, तो इसलिए उसको आप मेंटेन करके रखेंगे. Okay, this organelle was first discovered by Fontana. Okay,
and the term was given by Bowman. Okay, the term was given by Bowman. It is spherical, dense, colloidal, acidophilic body that remains attached to a special type of chromosome having a specific position called NOR region. ठीक है, तो न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन, तो जिसमें NOR रीजन होगा वहां ये चिपक के बैठा होगा। इसको सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी कहते हैं। तो जब मैं आपको पढ़ाऊंगा क्रोमोसोम तो ये समझ में आ जाएगा। The size of nucleolus also varies depending upon its synthetic cavity. तो क्या काम करता है accordingly उसका साइज भी डिसाइड होगा। Now इसमें अलग अलग रीजन है। ग्रैन्युलर रीजन, दिस इज मेड अप ऑफ राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन ग्रैन्यूल्स। इसका शॉर्टकट हम लोग कैसे लिखते हैं, RNP। ओके, फाइब्रिलर रीजन, प्रोटीनेशियस फाइब्रिल्स कॉल्ड न्यूक्लियोलोलेमा। ये न्यूक्लियोलो है, न्यूक्लियो नहीं है, ये याद रखेंगे। ओके, न्यूक्लियोलोलेमा। ओके, मतलब मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस का एक फॉल्स मेम्ब्रेन है, ये ट्रू मेम्ब्रेन नहीं होता है। तो दैट प्रोटीनेशियस फाइब्रिलर रीजन इज कॉल्ड न्यूक्लियोलोलेमा। फिर एमॉर्फस मैट्रिक्स होता है। ओके, तो एमॉर्फस मैट्रिक्स होगा। उसके बाद और क्या मिलेगा आपका, न्यूक्लियोलस एसोसिएटेड प्रोटीन्स, ये उसका फिजियोलॉजिकल साइड है। ओके, न्यूक्लियोलस एसोसिएटेड क्रोमैटिन्स, इट कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप्स ऑफ फाइब्रिल्स, perinucleolar chromatin fibers along the periphery of nucleus and intranuclear chromatin fibers which penetrate into the nucleolar matrix. Its DNA is called क्या, is called कौन सा DNA, RDNA, राइबोसोमल डीएनए। क्यों, क्योंकि वो राइबोसोम बनाने में मदद करता है, ये याद रखना, राइबोसोमल डीएनए। एक्चुअली इसको आर में इसको रिब लिख लेते हैं, है ना। RDNA से कहीं आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए कंफ्यूज ना कर लो, इसलिए इसको हम लोग रिब डीएनए बोल देंगे, है ना। तो ये राइबोसोम, तो एक्चुअली मेन फंक्शन इसका क्या होता है, इट हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ rRNA एंड राइबोसोमल यूनिट्स। तो ये उसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ योर न्यूक्लियोलस, ये आपका rRNA एंड राइबोसोमल यूनिट्स बनाता है। क्लियर। सो ये आपका न्यूक्लियोलस का इंपॉर्टेंट फंक्शन है। चलिए, तो उसके बाद जो थर्ड कंपोनेंट है वो न्यूक्लियोप्लाज्म है, जो कि अदरवाइज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उसको हम लोग अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। सो दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। Now, actually, this is the what? It is the transparent semi-fluid granular substance known as nuclear sap or nucleoplasm या karyolymph। तो इसमें क्या क्या होगा, मेनली मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। कौन कौन से न्यूक्लिक एसिड, DNA एंड RNA, दोनों ही होंगे, प्रोटीन्स, एंजाइम, लिपिड्स एंड मिनरल्स। ठीक है, द न्यूक्लिक एसिड्स DNA and RNA are found in association with histone proteins। तो यूकैरियोट्स में हिस्टोन प्रोटीन्स होता है, इधर लिख लेंगे इन यूकैरियोट्स। ओके, एंड एसिडिक प्रोटीन्स और
नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स। ठीक है, तो इसीलिए आपका डीएनए, ये जब हम लोग क्रोमोसोम बनाएंगे तो समझ में आएगा, क्रोमोसोम में डीएनए होता है, हिस्टोन होता है, नॉन हिस्टोन होता है। हिस्टोन का अलग काम होता है, नॉन हिस्टोन का अलग काम। नाउ द इम्पोर्टेंट न्यूक्लियर एंजाइम इंक्लूड डीएनए पॉल, आरएनए पॉल, न्यूक्लियोसाइड फॉस्फोरिलेज। ये आपको रटने का जरूरत नहीं है, ये आपको अपने आप याद हो जाएगा जब हम लोग इसके बारे में कभी 12th क्लास में पढ़ेंगे। So you don't need to host all these things. Minerals like phosphorus, potassium, sodium, calcium and magnesium, तो ये सब प्रेजेंट होता है ना। इसका मैं आपको कंपोजिशन दे सकता हूँ। Okay, so there will be no more sessions, so don't request for another session, and there will be no more afternoon classes from today, so don't say that we are waiting. So this is the punishment you deserve, so you should take it wholeheartedly, because you are no way interested in any such classes. ठीक है, सो लाइक दैट। तो इसलिए इसको अगर हम लोग इन्हें नटशेल लिखेंगे तो आप लिख सकते हो डीएनए प्लस एचसीपी। एचसीपी का मतलब क्या होता है? हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स प्लस एनएचसीपी। दिस इज कॉल्ड नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स। ठीक है, सो डीएनए प्लस एचसीपी प्लस एनएचसीपी। ठीक है, ये आपका जो है फॉर्म क्या? द न्यूक्लियर मटेरियल, द